साथियों, आज आपके खानगांव शहर में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के लिए दिल्ली में हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का गठबंधन बनाया और ये गठबंधन बनाने में देश भर से SC ST OBC माइनॉरिटी के 83 पार्टी के लोग, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ऐसी 83 पार्टियों के लोगों ने मिलकर दिल्ली में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का संगठन बनाया। उस मोर्चा में बहुजन मुक्ति पार्टी और दो और पार्टियां हैं, एक पिछड़े वर्ग के लोगों की और एक मुस्लिम लोगों की राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियां हैं जो कई राज्यों में काम करती है। बाकी सारी पार्टियां रीजनल लेवल पर काम करती है। 3 पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है और 80 पार्टियां रीजनल लेवल पर काम करती है। ऐसी 83 पार्टियों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का संगठन बनाया, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सारे देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में देश भर में हो रहा है। तो 7 चरणों में हम भी सारे देश भर में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग 200 कैंडिडेट सारे देश भर में 200 कैंडिडेट है। 543 में हम लोग लड़ रहे हैं। कई जो छोटी रीजनल पार्टियां हैं वो केवल हमारा समर्थन कर रही हैं। वो उनका कहना है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, वो विधानसभा का और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव लड़ना चाहती है। तो इस तरह का ये प्रयास है, इस तरह की कोशिश है। इस तरह की पहली कोशिश हम लोग सारे देश भर में कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में ये प्रयास बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है और 2029 में जब लोकसभा का और चुनाव होगा तो उसमें 500 लोकसभा की सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की तैयारी हम लोग करेंगे और लोकसभा का चुनाव समाप्त होने के बाद 5 साल तक लोकसभा के 2029 के चुनाव की तैयारी करेंगे। ये जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, ये चुनाव सारे देश भर में पार्टी का नाम गांव-गांव में पहुंचना चाहिए और उस पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। इसके लिए हम उसके उद्देश्य और विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के मकसद से मोस्टली चुनाव लड़ रहे हैं। मगर
बुल्ढाना का जो लोकसभा चुनाव है वो केवल प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बुल्ढाना का चुनाव हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जो अंदरूनी हम लोगों ने तैयारी की वो तमाम SC/ST, OBC, NBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं तमाम यहाँ बुल्ढाना जिले में, तो तमाम सामाजिक समूहों के जो लोग हैं उन लोगों में जाकर हमारे लोग काम कर रहे हैं और लगभग 4-5 जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर आकर प्रचार में लगे हुए हैं और 1900 गांव है लगभग। तो 1900 गांव है तो 1900 गांव में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 3000 सभाएं लेने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। 2000 के लगभग सभाएं मीटिंगे हो चुके हैं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग अंदर ही अंदर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चुनाव लड़ने के दृष्टि से नहीं बल्कि चुनाव जीतने के दृष्टि से काम कर रहे हैं। तो उस तरह की रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी लोगों को ये अपील करना चाहूंगा कि यहाँ जो भी लोग आए हैं वो कार्यकर्ता टाइप लोग आए हैं तो उनको अपने अपने गांव में और अपने अपने बूथ में जाकर वहां आप लोगों को बूथ की तैयारी करनी चाहिए और फिर अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूहों की, जिसमें SC/ST, OBC माइनॉरिटी के जो सामाजिक समूह हैं उन तमाम सामाजिक समूहों के बीच में काम करना चाहिए। जिन लोगों को चुनाव जीतना है उनको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कागज में उनको गणित बनाते आना चाहिए। जिनको कागज में चुनाव जीतना नहीं आता वो कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते। कितने लोगों को समझ में आएगा मुझे नहीं समझ में आता। जिनको कागज में चुनाव जीतना नहीं आता, बहुत आसान बता रहा हूं, आसान काम। जमीन पर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमीन पर आपके एक से एक उस्ताद लोग मैदानी जंग में है, मगर कागज में तो तुम अकेले होते हो। आप और आपका पेन और आपका कागज होता है और आपका दिमाग काम करता है। तो जिनको कागज में चुनाव जीतना नहीं आता वो लोग धरातल पर जमीन पर कभी चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए बात मैं आपको बता रहा हूं, कागज में आपको जो अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूह है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, माइनॉरिटी टाइप के लोग हैं, MBC के लोग हैं, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। माइनॉरिटी में 6 प्रकार की माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी में 6 प्रकार की माइनॉरिटी है। बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है। हो सकता है इस इलाके में सिख ना हो, मगर सारे देश भर में 6 प्रकार के धर्म के लोग हैं जो हमारे संगठन में, बामसेप में, भारत मुक्ति मोर्चा में, बहुजन क्रांति मोर्चा में काम करते हैं देश भर में। ये किसी एक जाति विशेष का संगठन नहीं है। तो वो सारे लोग इस यकीन और विश्वास के साथ काम करते हैं कि हमें, अगर हम लोग मिलजुल कर काम करने का निर्णय कर ले, अमल कर ले, तो इस देश में जो बदलाव हम करना चाहते हैं वो हम बदलाव कर सकते हैं।
अब यहाँ पर चर्चा के लिए एक दो विषय रखे गए हैं, वो आपको समझने के लिए मैं थोड़ा पढ़ता हूं। पहला विषय है वोट का अधिकार, यह शासक बनने और बनवाने का अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक एवं मशीन द्वारा वोट के अधिकार को शून्य करना ये शासक जातियों का षड्यंत्र है, एक गंभीर विश्लेषण। दूसरा है संगठन का सामाजिक एवं भौगोलिक नेटवर्किंग का विस्तार 6 लाख गांवों तक करना और संगठन को जन संगठन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने से ही व्यवस्था परिवर्तन संभव है। तीसरा है व्यवस्था परिवर्तन किए बगैर सत्ता परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। ये लिखने में उल्टा लिखा हुआ है, सत्ता परिवर्तन करने के बाद ही व्यवस्था परिवर्तन होता है। साथियों, पहला जो विषय है वोट का अधिकार, शासक बनने का और शासक चुनने का अधिकार है। तो ये बात मैं थोड़ा आप लोगों को समझाना चाहता हूं। मैं चुनकर आ जाऊंगा तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो सब बोल दिया, तब तो मैं नहीं बोलूंगा, वो बोल दिया। ये जो आंदोलन है उसकी वैचारिक भूमिका हम लोगों को समझना होगा। ये वैचारिक भूमिका अगर आपको समझ में आती है तो उससे आपको पता चलेगा वो दूसरों से अलग है, दूसरों से भिन्न है। वो दूसरों से कैसे भिन्न है वो थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 1848 से इस देश में ज्योतिराव फुले के द्वारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चलाया। ये आंदोलन 1890 तक यानी 42 साल तक चलाया और जब 42 साल तक ये आंदोलन चलाया गया तो निश्चित रूप से ये आंदोलन हमारे लोगों के लिए आधुनिक भारत में सबसे अहम आंदोलन था, सबसे मूल्यवान और मौलिक आंदोलन था, क्योंकि इसी आंदोलन की बदौलत फिर आगे ये आंदोलन बढ़ता गया, आगे ये आंदोलन चलता गया। 1848 से लेकर 1990 तक 42 साल, उसके बाद 1956 तक अगर ये दोनों मिला दे तो ये आंदोलन सारे देश भर में 108 साल तक चला है। फुले शाहू आंबेडकर का आंदोलन देश में 108 साल तक चलाया गया और इस 108 साल के आंदोलन के बदौलत 26 जनवरी 1950 को हम लोगों को वोट का अधिकार मिला। इंग्लैंड में वहां की जो गवर्नमेंट थी, वहां पर वोट का अधिकार दो लोगों को मिला हुआ था, एक टैक्स पेयर और दूसरा पढ़ा लिखा आदमी। यानी एजुकेटेड आदमी होना चाहिए और पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए और टैक्स पेयर होना चाहिए, यानी जो सरकार बनने वाली है वो सरकार चलाने का खर्चा देने वाले। तो इंग्लैंड में ये दो लोगों को ही वोट का अधिकार था, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे और जो टैक्स पेयर नहीं होते थे उनको वोट का अधिकार नहीं था। मुझे नहीं लगता हमारे लोगों को पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे लोगों को ज्ञान नहीं है, नहीं ये नहीं कह रहा,
ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। मैं ये कह रहा हूं हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी बाद आता है ज्ञान, जानकारी नहीं। दूसरी बात, इंग्लैंड में महिलाओं को बिल्कुल वोट का अधिकार नहीं। 26 जनवरी 1950 को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो उन्होंने इसमें से किसी प्रकार की कोई टर्म्स कंडीशन नहीं रखी वोट के अधिकार के लिए, क्योंकि ये लड़ाई 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब अम्बेडकर वहां गए तो वहां उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया कि ये जो आपकी टर्म्स कंडीशन है ये पढ़ा लिखा होना, हमारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं, इसका मतलब है आप हमको वोट का अधिकार देना नहीं चाहते। हमारे लोगों को मनुस्मृति के अनुसार संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, तो हम टैक्स पेयर कहां से होंगे? तो इसका मतलब है हमारे तमाम लोगों को आप वोट का अधिकार देना ही नहीं चाहते। तो बाबा साहब अम्बेडकर का वहां अंग्रेजों के सामने लड़ाई थी, तो अंग्रेजों ने कहा भी फिर क्या इलाज है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा वोट, फिर क्या तरीका है, फिर क्या तरीका है वोट का, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को ही अंग्रेजों ने पूछा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा एक तरीका है, तो क्या हर 21 साल के व्यक्ति को, वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, वो टैक्स पेयर है, वो टैक्स पेयर नहीं है, वो उसकी उम्र 21 साल है बस, 21 साल के आदमी को वोट का अधिकार कैसे दिया जा सकता है? अंग्रेजों का कैसे दिया जा सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारे भारत में 21 साल का लड़का जो होता है वो बाप होता है, बच्चा पैदा करता है, तुमसे वोट का अधिकार कौन सी बन जाता है? 21 साल का जो लड़का है उसकी 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में शादी हो जाती है, 21 साल में बाप हो जाता है। जो आदमी बाप बन सकता है वो वोट का अधिकार नहीं देता। इतना ऐसा इसको इससे बड़ा काम करता है, वो बच्चा का पैदा करने का काम बड़ा काम कर रहा है, ये वोट देने का काम नहीं कर सकता। इसका कोई जवाब अंग्रेजों को सूझा नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात जो है, दूसरा सवाल अंग्रेजों ने पूछा, ये अनपढ़ लोग जो है वो वोट कैसे डालेंगे, उनको समझ में कैसे आए? आपको बता दो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोग गाने वाने लिखते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको कहा कि ये जो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग जो है, अनपढ़ लोगों को वोट का अधिकार वो सही तरीके से उपयोग कैसा करेंगे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, अंग्रेजी में रिकॉर्ड है, ये काल्पनिक बात नहीं बोल रहा हूं, अंग्रेजी में रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट। एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट का क्या मतलब है? जब वोट देने वाला आदमी अनपढ़ है और वो बार बार वोट देगा, एक बार वोट दिया उसने धोखा किया, दोबारा दिया फिर धोखा किया, फिर दोबारा दिया धोखा किया, अब उसकी अकल तेज हो, धोखा खाते उसका जो अनुभव है उसको बाबा, हमारे लोगों को हमारी सरकार होनी चाहिए ऐसा आजकल लग रहा है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दो, 1950 को संविधान लागू हुआ और चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हुई, तो 84 में कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, 34 साल, और 34 साल में कांशीराम जी ने वहां कहा कि हम लोग
कल तक शासक चुनने का काम करते थे, कल तक शासक चुनने का काम करते थे। मैंने ये पार्टी शासक बनने के लिए बनाई। शासक चुनने का काम जब हमारे लोग करते थे तो वो ये मानते थे शासक बनना हमारा काम नहीं है। ये बाबा साहब ने लिख कर रखा कि हमारे लोगों की मानसिकता क्या है, शासक बनना हमारा काम नहीं, ये हमारा काम नहीं है। शासक बनना दूसरे का काम है, इसलिए दूसरे में से ढूंढने उसको उठना, ये हमारे लोगों की सोच है। ये बाबा साहब ने उनका रिटर्न स्पीच है। बाबा साहब अम्बेडकर का एक भाषण देने का तरीका था, वो पहले भाषण लिखते थे फिर भाषण बोलते और 10-15 बार उसको लिखकर फिर फेंक देते थे, फिर उसके बाद लिखते थे। जो सबसे बढ़िया फिर ड्राफ्ट होता था वो, तो इसलिए हम लोग अभी भी उसको बोलते हैं, जो 10-15 बार प्रैक्टिस से बना हुआ है। तो साथियों, काशीराम जी ने कहा कि हम लोग अभी दूसरों को शासक बनाने के लिए ये पार्टी नहीं बनाई, हम अपने लोगों को शासक बनाएंगे। कैसे बनेंगे हमारे लोग शासक? तो उन्होंने कहा था केवल शेड्यूल कास्ट के वोटों से हम लोग शासक नहीं बन सकते, कम से कम 30-32% वोट चुनाव जीतने के लिए चाहिए। अगर इतनी वोट हम लोगों को पड़ेंगे तो हमारा मुख्यमंत्री और हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए 30-32% लोगों को जागृत करने वाले गाने भी होने चाहिए। आपको गाना नहीं सुना, इसके बाद समझ, ज्यादा नहीं बोल सकते, इतना ही मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आप इसको आप समझें। एक मायावती जब यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी थी तो उसको 30% वोट है, तो शेड्यूल कास्ट के वोट ऑल इंडिया में 15% हुए। 15 कहीं से आए ना, उसको आपने मांगा ही नहीं तो आए कैसे? एक तो मांगना पड़ता है, मांगने के पहले कागज में बनाना पड़ता है प्लान। इतने लोगों को अपील करेंगे, आह्वान करेंगे और उसमें से कुछ लोग फिर आपको वोट देंगे आपकी सरकार। तो मैं आप सभी लोगों को, जो लोग भी शासन करती जमात बनना चाहते हैं, ये कोई तलवार चलाने का काम नहीं है। ये जो शासक बनने का जो काम है ना, ये तलवार चलाने का काम पुराने जमाने का हो गया। अभी ये काम आसान हो गया है, मगर इसमें सबसे बड़ा हथियार संगठन। मैं अपनी उम्र की 20-21 साल की उम्र से मैं एक काम कर रहा हूँ और अभी मेरी उम्र 67 साल है, तो आप अंदाजा लगाओ लगभग राउंड अबाउट 50 साल, इतने सालों से काम कर रहा हूं। और इसकी वजह से जो सारे देश भर में 36 स्टेट है, उसमें 32 स्टेटों में हमने 625 जिलों में और लगभग 450 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में आउट ऑफ 543 में से 450 लोकसभा में हमारा संगठन है। क्योंकि पहली जरूरत तो आपको चुनाव जीतने के लिए आपका संगठन चाहिए, और अगर ये संगठन 6-6.5 लाख गांवों में अगर आप पहुंचा देते हो तो आपका आंदोलन ही नहीं, आपका जन आंदोलन भी हो जाएगा।
9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन का नाम था, अंग्रेजों को उन्होंने कहा था चले जाओ, चले जाओ। 42 की बात है, 9 अगस्त 1942 को चले जाओ। तो 47 15 अगस्त को अंग्रेजों को जाना, सारे देश के लोग सड़क पर उतर गए और फिर जो देश को चलाने वाले लोग हैं उन लोगों की सरकार 2 सितंबर 1946 को उन्होंने 15 अगस्त के बाद सरकार बनाई। उनको अंग्रेजों ने कहा कि इनको सरकार चलाना नहीं आता है, इनको आंदोलन करना आता है। सरकार चलाना अलग था, आंदोलन करना अलग था। आंदोलन में कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। आंदोलन करने में राष्ट्र की संपत्ति भी जलाने का काम हो जाता है, तो जिम्मेदारी काम होता है। तो इसलिए सरकार चलाने का काम जो है वो अलग तरीके का बन रहा है। तो 46 को इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाने का तरीका बनाया और भारत के लोगों को उसमें शामिल कराया। उसी के तहत बाबा साहब अम्बेडकर भी मिनिस्टर बने थे। आजादी बाद में मिली, मिनिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहले बने थे। क्योंकि हमारे लोगों को, ज्यादातर लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनको क्या मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को? बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। उसके आगे उसके आगे तो इस वजह से ये जो काम है ये दिमागी काम है, और ये दिमागी काम जो है इस तरीके से नहीं किया जा सकता केवल जिंदाबाद करने से। क्योंकि तमाम लोग पिछले 60-70 साल से हमारे जिंदाबाद करने वाले का जो आवाज है वो कम नहीं है, मगर वो जिंदाबाद होता नहीं, हो नहीं। तो कोई ना कोई कमियां है, कोई ना कोई खामियां है, कमजोरियां है, उसको ढूंढना होगा। उसको ढूंढने का काम काशीराम ने किया है और उन कमियों को दूर करके उन्होंने और फिर उस पर अमल करने का काम शुरू किया। उसको अमल करने के बाद उन्होंने कहा देश पर राज करना है तो पहले यूपी पर राज करने का प्रयोग करें। यूपी में अकेले यूपी में 85 लोकसभा की सीटें उस समय जाती थी। 544 में 85 लोकसभा की सीटें अकेले यूपी से जाती थी। अगर आप यूपी में ऐसा की तैयारी कर लेते हैं तो दिल्ली में यूपी के भरोसे पर भी अगर कांग्रेस को सीटें कम पड़ती है, बीजेपी को सीटें कम पड़ती है सरकार बनाने के लिए, तो वो लोग हमारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे और फिर उसका उपयोग करके हम अपनी सरकार बना सकते हैं। ऐसा निश्चित रूप से किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में काशीराम जी ने ये चमत्कार करके दिखाया कि बहुजन समाज पार्टी के एमएलए कम चुनकर आ रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री उन्होंने अपना बनाया 4। Those who provide a better guts and better brain, they will be success. Those who provide a better guts and better brain, they will be success. कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता, उसके लिए आपको गट्स प्रोवाइड करना होगा, उसके लिए आपको ब्रेन प्रोवाइड करना होगा और ऐसा करने से सफलता हासिल की जा सकती है। ये बात काशीराम जी ने अपने जीवन में करके दिखाई और उसी योजना पर, उसी डिजाइन पर हमने अभी 625 जिलों में संगठन बनाया और हम लोग 2000 ये जो 24 का चुनाव है इसको हम लोग प्रायोगिक और मेरे पास कुछ हद तक आंदोलन करने का तजुर्बा है, मेरे पास चुनाव लड़ने का तजुर्बा
क्योंकि ये बहुत मुश्किल तजुर्बा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा काला धन का इस्तेमाल होता है और सारा काला धन चुनाव में सफेद होता है। और एक एक लोकसभा में 100-100 करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना मुश्किल मामला है। एक एक लोकसभा में 100-100 करोड़ रुपया। तो इसलिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि अगर वो लोग 100 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, मैं कहता हूं 100 लाख रुपया भी हमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तरीका हमारे पास है। 100 करोड़ नहीं, 100 लाख खर्चा करने की जरूरत नहीं। 100 लाख खर्चा करने के लिए तो कानूनन पाबंदी है, पाबंदी है, मगर पार्टी के नाम पर वो खर्चा करते हैं। कैंडिडेट पर पाबंदी है, पार्टी को खर्चा करने की इजाजत है। मगर कानून के बड़ा अजीब किस्म का बना हुआ है। कैंडिडेट खर्चा नहीं कर सकता, मगर कानून है पार्टी कर सकता है। ये किस्म का कानून है। तो जो ज्यादा खर्चा है वो पार्टी के नाम पर डाल देते हैं, कैंडिडेट के नाम पर जितना कानून में लिखा है उससे थोड़ा कम ही लिख देते हैं। तो ये सारा खेल उन्होंने, जो 3.5% ब्राह्मण है, रूलिंग पार्टी उनकी है, अपोजिशन पार्टी उनकी है, उन्होंने अपने सुविधाओं के कानून और नियम बनाए हुए। इसलिए हम लोगों को वी मस्ट ऑपरेट इन द गिवन सिचुएशन। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में लड़ना और जीतना सीखना होगा। हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण होगा और उस अनुकूल परिस्थिति में हम जीत जाएंगे। ऐसी अनुकूल परिस्थिति हमारे दुश्मन हमारे लिए क्यों बना कर देंगे? ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो वी मस्ट लर्न टू ऑपरेट इन द गिवन सिचुएशन। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम लोगों को लड़ना और जीतना हुनर हमारे अंदर होना चाहिए। इस पर काम करने का पहला हुनर यह है कि आपका संगठन होना चाहिए। संगठन बूथ लेवल का होना चाहिए। बूथ लेवल के नीचे सामाजिक समीकरण में शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, मोस्ट एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनल टाइप, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 15 लोगों के सामाजिक समूहों का अगर बूथ लेवल पर आप संगठन खड़ा कर देते हो, चुनाव में आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बूथ लेवल पर आपका काम करने वाला जो यूनिट है और बूथ के नीचे सामाजिक समूहों का जो संगठन आपने बनाया है, वही पैसा इकट्ठा करेंगे, वही खर्चा करेंगे, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और वो 100 करोड़ वाला आपके सामने कामयाब नहीं हो सकता। तो बुनियादी रूप से हमें इस तरह का संगठन बनाने का काम करना है। 85-90% लोग हमारे हैं, हमें जाकर वो संगठन बनाने की जरूरत है। ये काम हमको करने की जरूरत है। और ये काम करने के लिए वामसेव का जो सारे देश भर में नेटवर्क बनाया हमने, वो नेटवर्क में काम करने वाले लोग हैं। वो संगठन बनाने के लिए उनको किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। उनको संगठन बनाना है। 10 बजे से 6 बजे तक सरकारी ड्यूटी करनी है और 6 बजे से रात के 11 बजे तक ये काम करना है। सैटरडे संडे की छुट्टी है, मोटरसाइकिल लेकर के वो काम कर सकता है। और जिस दिन वो दिन में काम सरकारी ड्यूटी करता है, उसमें स्टूडेंट है, यूथ है, बेरोजगार है, उसको मोटरसाइकिल दे दो, उसको जाओ ये 4 गांव चल जाएगा। और 6 बजे मैं यहाँ से ऑफिस से घर जाऊंगा, 5:45 बजे मोटरसाइकिल ऊपर जाऊंगा। कोई भी काम प्लानिंग बनाकर किया जा सकता है। यदि आप इस तरह से करते हो, इस तरह से हम करेंगे। इस तरह से मैं खुद मेरी निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन में ये काम करूं। अगर ये काम हमने समाज पर छोड़ दिया तो होने वाला नहीं। मैं जानता हूँ, मैं उसी समाज में पैदा हुआ, तो मैं नहीं जानूंगा तो बन जाऊंगा। तो लोगों के ऊपर छोड़ने से काम होने वाला नहीं है। इसलिए हमने एक सिद्धांत बनाया, निगरानी में, नियंत्रण में और निर्देशन में काम करें। तो जो हमारे पास काम करने वाला मैन पावर है, उसके द्वारा आने वाले समय में अभी 10-20 दिन हम लोग प्रचार कर रहे हैं चुनाव का। अगले चुनाव में 2029 में
वहां जो कैंडिडेट हारेगा वो चुनाव समाप्त होते ही 5 साल प्रचार करेगा। अगले चुनाव में जो कैंडिडेट हारा होगा ना उसके लिए 5 साल प्रचार करेंगे, 5 साल तैयारी करेंगे। उसके लिए आचार संहिता लागू होगी, आचार संहिता लागू। तो ये काम कर सकते हैं और ये काम करने का ही हम लोगों को सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे ज्यादा अनुभव है और ये काम हम लोग हर हालत में करेंगे, हर स्थिति में करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा काम कर सकते हो। संगठन शक्ति की जो बात मैंने आपको बताई, बूथ लेवल की बात मैंने आपको बताई, बूथ लेवल के नीचे सामाजिक समूहों के संगठन की बात मैंने आपको बताई। अगर इसको हम अमल में लाते हैं तो सफलता आपके पास ही होगी, आपके पास ही सफलता आएगी। कोई भी आपको काउंटर नहीं कर सकता। वहां प्रचार करने के लिए दूसरे लोगों को आने भी नहीं देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अगर इस तरीके से काम हम करेंगे तो हम लोग सफल हो सकते हैं। केवल लोगों को, काशीराम जी कहा करते थे, काशीराम जी कभी भी, आप लोगों ने पता नहीं, आप लोगों को मालूम है कि नहीं, काशीराम जी इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं निकालते, पता नहीं आप लोगों को पता है? काशीराम जी इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं निकालते। लोगों को बड़ा अजीब लगता है, सारी पार्टियां इलेक्शन मैनिफेस्टो निकालती है, आदमी अजीब है, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं निकालता। तो उन्होंने किसी ने पूछा कि आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है तो आपको क्या है लोगों, ये हम एक बार शासन करती जमात बन जाए तो जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, वो हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया है, उनके मैनिफेस्टो पर अमल नहीं करो। वो हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मैनिफेस्टो बनाते, अमल नहीं करते, वोट लेते हैं, धोखा देते हैं। तो हमको अगर सरकार बन गई तो वो जो हमारे फेवर में उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाए उस पर अमल करने का काम हम करेंगे। तो हम काहे को जहमत उठाए वाले इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाओ, छापो, प्रिंट करो, बांटो, छोड़ो। देखो ये तजुर्बे की बात है, अनुभव की बात है। तो इसलिए हमें उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का तो विचारधारा के आधार पर लोगों को तैयार करना होगा। और छोटे छोटे हमारे लोगों को जो आश्वासन होते हैं, अगर ब्राह्मणवादी पार्टियां जिस तरह से आश्वासन देती है उसी तरह के आश्वासन हम देने का काम करें तो लोग बोलेंगे इनमें और ब्राह्मण की पार्टी में क्या फर्क है, फर्क उनको लगना चाहिए। और इसीलिए हमारा कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है कि हम इस देश की शासन करती जमात बने हुई है और कोई शासन करती जमात बनने के बाद फिर जो करना है वो सारा का सारा कर सकते हैं और कोई रोकने वाला नहीं। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है, ये तमाम बातें संविधान के अंदर ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उस पर भी अगर हमने अमल कर दिया तो हमारे सारे देश भर में हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है, ये किया जा सकता है। ये काम हमको करना होगा। मैं अभी 9:46 हो गया है, चुनाव आचार संहिता की दृष्टि से 14 मिनट और भी समय है, मगर मैं और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। यहाँ जो हमारे प्रताप दादा पाटिल है तो इनका ध्यान रखो और इनका जो भी चुनाव निशान है इस पर ठप्पा मारो और उनको धन्यवाद।